तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भुगतान संतुलन चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, सामान प्रबंधन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भुगतान संतुलन क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक देश अथवा शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी के लेन देन का विवरण दर्ज किया जाता है। विभाजन: चालू खाते के अंतर्गत वस्तुओं के आयात निर्यात, सेवाओं, व्यापार और भुगतानों के अंतरण को शामिल किया जाता है। दृश्य व्यवहार वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल करते हैं। अदृश्य व्यापार, इसके अंतर्गत सेवाओं का व्यापार, आय तथा भुगतान के अंतरण शामिल किए दिए जाते हैं। पूंजी खाता, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत अंतरण, स्वर्ण के आदान प्रदान, निजी भुगतान व राष्ट्रीय संस्थानों से संबंधित भुगतान व प्राप्तियां शामिल होती हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय कानून फेरा कब बनाया गया था? 1973 में। मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी मुद्रा का संरक्षण। 31 मई 2022 को पूर्णतः समाप्त किया गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ जून 2000 से। इसके अंतर्गत इस कानून के उल्लंघनकर्ताओं को केवल मौद्रिक दंड दिया जा सकेगा, जो कि संबंधित राशि का अधिकतम 3 गुना होगा। इसके अंतर्गत दोष सिद्धि का दायित्व आरोपी व्यक्ति पर नहीं अपितु प्रवर्तन एजेंसी का होगा। तो चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। पहला ऑब्जेक्टिव है, एक देश द्वारा अन्य सभी देशों के साथ किया गया यह व्यवहार डैश के रूप में दर्शाया जाता है। आदर्श व्यवहार, भुगतान संतुलन, विदेश निवेश, दृश्य व्यवहार। तो इसका उत्तर है भुगतान संतुलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कंपनियों, व्यक्तियों और सरकार द्वारा किए गए लेन देन का विवरण किस रूप में निहित किया जाता है? भुगतान संतुलन के रूप में, व्यवस्थित अभिलेख के रूप में, आर्थिक लेन देन के रूप में, व्यापार संतुलन के रूप में। तो इसका उत्तर है भुगतान संतुलन के रूप में। भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है आदर्श मदों को, एक पक्षीय हस्तांतरण को, पूंजीगत लेन देनों को, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। भुगतान संतुलन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर है 2। भुगतान संतुलन में चालू खाते की प्रविष्टियां में जाता है। पहला है दृश्य व्यवहार को, अदृश्य व्यवहार को, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आ बा दोनों। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 6 पर। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है बचत और निवेश खाता, व्यापार संतुलन, पूंजी प्राप्तियां और भुगतान, बा और सा दोनों। तो इसका उत्तर है बा और सा दोनों। विदेशी निवेश किस खाते के अंतर्गत आते हैं? पूंजीगत, चालू, बचत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है पूंजीगत खाते। व्यवस्था जिसमें आपूर्ति और मांग के आधार पर मुद्राओं के लिए विनिमय दर निर्धारित होती है, वह है स्थिर विनिमय दर, लचीली विनिमय दर, सतत, सरकार द्वारा विनियमित। तो इसका उत्तर है लचीली विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन निर्यात की औसत कीमत की तुलना आयात की औसत कीमत से करता है? भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, विनिमय दर, व्यापार की शर्तें। तो इसका उत्तर है व्यापार की शर्तें। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 10 पर। यदि टोयोटा कंपनी भारत में कारखाना स्थापित करती है, तो यह भुगतान संतुलन के किस घटक में दर्ज किया जाएगा? यदि टोयोटा कंपनी भारत में कारखाना स्थापित करती है, तो यह भुगतान संतुलन के किस घटक में दर्ज किया जाएगा? तो इसका उत्तर है पूंजी खाते में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वस्तुओं के निर्यात को कहा जाता है दृश्य वस्तुओं में व्यापार। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
दृश्य निर्यातों में शामिल है परिवहन लागत, प्रेषित धन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसका उत्तर है कंप्यूटर हार्डवेयर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को ऋण दिया जाता है तो वह भारत में सुधार करेगा चालू खाते में और पूंजीगत खाता और कुल भुगतान संतुलन में। तो इसके बाद हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। दृश्य निर्यातों में शामिल है प्रेषित धन, मशीनरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, परिवहन लागत। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर है मशीनरी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से कौन से मद भुगतान संतुलन में के जमा पक्ष में प्रविष्ट होते हैं। तो पहला है विदेश से निवेश, दूसरा है वस्तुओं का आयात, तीसरा है विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान, चौथा है विदेशियों को दिए गए उपहार। तो इसका उत्तर है विदेश से निवेश। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह दर्ज किया जाता है वह पक्ष है क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, दोनों में से एक पक्ष, दोनों में से कोई भी पक्ष नहीं। तो इसका उत्तर है डेबिट कार्ड का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। लेन देन समव्यवहार को घाटे या अधिव्यक्ति को पूरा करने के लिए किए जाते हैं वह कहलाते हैं समायोजित समव्यवहार, स्वायत्त समव्यवहार, चालू खाता समव्यवहार, पंक्ति के ऊपर। तो इसका उत्तर है समायोजित समव्यवहार। भुगतान संतुलन में घाटे को सुधारने के लिए किस तरह की मौद्रिक नीति प्रयुक्त की जाती है। संकोचनकार मौद्रिक नीति, प्रसारणकारी मौद्रिक नीति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है संकुचनकार मौद्रिक नीति। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार कर सकती है। निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार कर सकती है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना, निर्यात सब्सिडी में कमी करना, उपयुक्त नीतियों को अपनाना जो अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों से अधिक धन को आकर्षित करें। उपरोक्त में से कौन सी कार्रवाइयाँ चालू खाते पर घाटे को कम करने में सहायक हैं। तो इसका उत्तर है आ व बा दोनों, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना और निर्यात सब्सिडी में कमी करना। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसका उत्तर है आदर्श शेष। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चालू खाते का गठन करता है। तो वह है आदर्श शेष। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21, एक मिनट में आपको क्वेश्चन नंबर 20 फिर से बताना चाहूँगा। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वह है भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चालू खाते का गठन करता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। तीन ऑप्शन है आ व सा दोनों। तो इसका उत्तर है व्यापार संतुलन और आदर्श शेष दोनों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। भुगतान संतुलन में घाटे को सुधारने के लिए किस तरह की राजकोषीय नीति प्रयुक्त की जानी चाहिए। किस तरह की राजकोषीय नीति प्रयुक्त की जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है संकुचनकारी राजकोषीय नीति, प्रशासनकारी राजकोषीय नीति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उसका उत्तर है संकुचनकारी राजकोषीय नीति। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। भुगतान संतुलन में घाटे को सुधारने के लिए सरकारी नीति को किसके साथ संयोजित किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर है संकुचनकारी राजकोषीय नीति व संकुचनकारी मौद्रिक नीति।
चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। एक अर्थव्यवस्था का व्यापार एक अर्थव्यवस्था का व्यापार वित्त वर्ष के लिए डैश दर्ज करता है। वित्त वर्ष के लिए डैश दर्ज करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है: सरकार के आय और व्यय का विवरण, वस्तुओं का आयात निर्यात, सरकार के कोष का अंतः प्रवाह व बाह्य प्रवाह, वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात। तो इसका उत्तर है, इसमें आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं: सरकार के आय और व्यय का विवरण, वस्तुओं का आयात निर्यात, सरकार के कोष और अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह, वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात। तो इसका उत्तर है वस्तुओं का आयात और निर्यात। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्न में से कौन सा भुगतान शेष के चालू खाते में शामिल नहीं होगा? भारत में मशीन का आयात। ऑप्शन 2 पे आते हैं: KIA मोटर्स द्वारा भुगतान में निवेश, KPO सेवाओं से विदेशी विनिमय का अंतर प्रवाह, भारतीयों द्वारा विदेशों का अंतरण। तो इसका उत्तर है KIA मोटर्स द्वारा भारत में निवेश। किया मोटर्स द्वारा भारत में निवेश। इसके बाद आते हैं: एक शिक्षक कक्षा में अपने शिक्षार्थियों में व्याख्यान करता है कि केंद्रीय बैंक की विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि इसका निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की पूर्ति और विदेशी मुद्रा की मांग के द्वारा किया जाता है। यह कथन शिक्षक द्वारा दिया गया। इसके बाद इसमें बताई गई विदेशी विनिमय दर को पहचानिए। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं: स्थिर विनिमय दर, तरलशील विनिमय दर, प्रतिबंधित तरलशील विनिमय दर, प्रतिबंधित स्थिर विनिमय। तो इसका उत्तर है प्रतिबंधित तरलशील विनिमय दर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने: भुगतान शेष के पूंजीगत खाते में मूल रूप से डैश व डैश वर्ग की मदें शामिल की जाती हैं। तो इसका उत्तर है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशों से अनुदान की दरें वर्ग की मदें शामिल की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं: यदि भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए ऋण भी नहीं मिल पाता है तो उसे डैश कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संप्रभु ऋण संकट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। सेवा व्यापार को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो वह है 2 भागों में। निवेश से प्राप्त आय शामिल की जाती है सेवाओं के कारक व्यापार से। सेवाओं में गैर कारक व्यापार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं बैंकिंग सेवाएं। भुगतान संतुलन के घाटे में सुधार हेतु क्या किया जा सकता है? आबासा औदा चारों चीजें: आयात नियंत्रण, निर्यात प्रोत्साहन, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, अवमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 32: भुगतान संतुलन में पूंजी खाते की मदें हैं प्रवाह चर वाली। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान शेष का घटक नहीं है? तो इसका उत्तर है सामाजिक खाता। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? व्यापार का संतुलन। विदेशी व्यापार भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। भारत के विदेशी व्यापार की समस्या में से एक है व्यापार की प्रतिकूल शर्तें। निम्नलिखित में से कौन भारत में चालू खाते का घटक नहीं है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भुगतान खाते की शेष राशि में स्थानांतरण भुगतान संतुलन भुगतान शामिल है, जिसमें से एक निम्नलिखित है चालू खाता। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप पॉज करके लिख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। एक अर्थव्यवस्था के भुगतान के संतुलन डैश के होते हैं? उपरोक्त सभी: चालू खाता, भूल चूक लेने देनी, पूंजी खाता, तीनों के। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहते हैं? व्यापार का संतुलन। भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है? उपरोक्त सभी: प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें शामिल होती हैं? दृश्य मदें।
पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? एक पक्षीय नहीं, निजी सौदे को और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? सरकारी सौदों को, निजी सौदों को और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भुगतान शेष का घटक है चालू खाते का और पूंजी खाते का। चालू खाते की निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं? उपरोक्त सभी दृश्य मदों का निर्यात, पर्यटकों का खर्च, दृश्य मदों का निर्यात। भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? निश्चित समय अवधि, व्यापकता, क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड। पूंजी खाते का लेन देन किस रूप में होता है? प्रवाह के रूप में। किसी देश का अन्य देश के साथ मौद्रिक आदान प्रदान के वार्षिक लेखा जोखा को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? ट्रेड बेंचर्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है उपरोक्त सभी के द्वारा: घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन द्वारा, निर्यात को बढ़ाकर, आयात प्रतिस्थापना के द्वारा। भुगतान संतुलन लेखांकन के किस मानक का उपयोग करता है? दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन का घटक नहीं है? वास्तविक घाटा। सेवाओं के से आयात और निर्यात को कहा जाता है आदर्श व्यापार। शेष विश्व से उधार भुगतान खाते के किस तरफ दर्ज किया जाता है? पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष की तरफ। आय, उत्पादन, रोजगार पर किस खाते का सीधा प्रभाव पड़ता है? चालू खाते का। भारतीय निवासियों द्वारा विदेशी कंपनियों के शेयर के निवेश भुगतान खाते को किस तरफ दर्ज किया जाता है? तो इसका उत्तर है पूंजी खाते का डेबिट पक्ष। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। पूंजी खाते में घाटा तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है? डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से अधिक होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। किस खाते का आय, उत्पादन और रोजगार पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका उत्तर है पूंजी खाते का। पूंजी खाते के नाम पक्ष बनता है। पूंजी खाते किसके पक्ष में बनता है? पूंजी भुगतान के पक्ष में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं और इनके आंसर्स भी हम पहले लगा चुके हैं, फिर से हम देख लेते हैं। पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष बनता है। पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष किससे बनता है? पूंजीगत प्राप्तियों से। पूंजीगत प्राप्तियों से। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से खाते के शेष में कौन से लेन देन कर्ज किए जाते हैं? स्वायत्त के खर्च। इसके बाद भुगतान संतुलन डैश वर्ष को लेखा विवरण है। किस वर्ष का लेखा विवरण है? लेखा वर्ष का लेखा विवरण है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भुगतान संतुलन समाप्त हुआ। अगर वीडियो में कोई भी आपको नया टॉपिक मिला हो, अगर आपको कुछ नया मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे के बटन को दबा सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल।